नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त अखिलेश त्रिपाठी आप सभी का रिजल्ट मित्र के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 नवंबर और आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों, हाँ, पिछली जो कल क्लास हुई थी, कल की क्लास में बहुत से हमारे मित्रों ने कमेंट किया था, मैंने देखा बाद में कि सर लाइव नहीं थे। एक्चुअल में मैं लाइव ही था, लेकिन चूंकि मोबाइल की समस्या हो जाने के कारण अभी मेरे पास मोबाइल नहीं रहता। जैसे पहले मेरा मोबाइल सामने रखा रहता था, अभी मोबाइल नहीं रह पाता है, तो मैं लाइव आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, और कल भी नहीं देख पाया था, तो इस वजह से जो है, जो भी आपके क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है, और उनका जो भी क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो इस चीज से आप एकदम निश्चिंत रहिए, जो भी आपके क्वेश्चन है आप उनको लगातार हम तक पहुंचाते रहिए। ठीक है, आइए बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितने न्याय पंचायतों में सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। 6,000, 8,000, 10,000, 12,000। दोस्तों, कुछ ऐसा ही जो डिसीजन लिया गया है वो मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा लिया गया था। जैसे मध्य प्रदेश में एक स्कूल चलते हैं सीएम राइज स्कूल, मध्य प्रदेश में चलते हैं सीएम राइज स्कूल। ठीक है, वहां पर सीएम राइज, तो लगभग हम कह सकते हैं कि उसी की तर्ज पर या उसी जैसे एक स्कूल उत्तर प्रदेश में भी अब खोले जाने का प्रावधान किया गया है। सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल, ये खोलने का निर्णय हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। और इस निर्णय के तहत हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार अभी हाल फिलहाल लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 57 जिलों में, मतलब ये 57 जिलों में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। और 57 जिलों में से लगभग 8,000 न्याय पंचायतों में, जो 8,000 न्याय पंचायत हैं, इन 8,000 न्याय पंचायतों में निर्णय लिया गया है कि हम आगामी टाइम में जो है स्कूल खोलेंगे। अब आप समझिएगा कि ये जो लगभग उत्तर प्रदेश में, 1 मिनट दोस्तों, हाँ, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो हम कहते हैं लगभग 75 जिले उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 57 जिलों में स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। तो 18 जिले क्यों छोड़ दिए गए, यानी 18 जो जिले मुख्यालय हैं, इनमें ऑलरेडी 18 जिलों में ऑलरेडी स्कूल चल रहे हैं जिनका नाम है अटल आवासीय विद्यालय। राइट, यहां पर ऑलरेडी इसी प्रकार के स्कूल चल रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय। तो जिन जिलों में अटल आवासीय विद्यालय हैं, उन जिलों में सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल नहीं खोले जाएंगे, केवल उन्हीं जिलों में खोले जाएंगे जिनमें अटल आवासीय विद्यालय नहीं है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और ये निर्णय जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लिया गया है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये निर्णय लिया गया। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या आएगा, 8,000। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में इनमें से किस देश के द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हॉन्सोंग 19 को विकसित किया गया है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन या जापान? तो हो सकता है कि हमारे बहुत सारे दोस्त इसके संबंध में जानते हो, है ना। अच्छा, क्वेश्चन तो नहीं कट हो रहा है अभी? नहीं, क्वेश्चन में कोई कट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन शायद पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस, मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मैं नहीं देख पाऊंगा और शायद आपके कमेंट भी नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हाँ, मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका पूरा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और चलिए करिए इसका आंसर। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, थोड़ी सा ये पुराना भी करंट अफेयर्स है, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ हमारे लिए जानकारी के साथ महत्वपूर्ण भी है, तो हमने जो है इसको रखा है आज। क्योंकि ये जो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में उत्तर कोरिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। यानी किसने इसका परीक्षण किया है, तो ये परीक्षण किया गया है उत्तर कोरिया की सरकार द्वारा, मतलब उत्तर कोरिया की गवर्नमेंट के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अब उत्तर कोरिया की सरकार ने जब इसका परीक्षण किया तो इसमें
ये एक पहले ऊंचाई की तरफ गई, ये मिसाइल को ऊंचाई की तरफ दागा गया, जिसमें लगभग इसने 7,687.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक दूरी तय करी, ठीक है, ऊंचाई तक, और फिर जाकर के वो गिरी, नीचे गिरी। तो लगभग मान लो इस बिंदु से एक सेकंड दोस्तों, हाँ, इस बिंदु से हमने उसको दागा और ऐसे ऊंची गई तो 7,687 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक गई, और लास्ट में यहां पर पड़ा दोस्तों जापान सागर, जो जापान सागर है, जापान सागर में जाकर के गिर गई। तो ये जो दूरी इसने तय करी, ये लगभग दूरी तय करी दोस्तों इसने 1001.2 किलोमीटर की, 1001.2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये जापान सागर में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा दागी गई है? उत्तर कोरिया के द्वारा। अब ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरिया की जो मिसाइल है इससे अमेरिका में भी दिक्कत आ सकती है। क्यों दिक्कत आएगी? क्योंकि ये 1001.2 किलोमीटर की जो दूरी है, यदि दूरी के साथ में देखा जाए तो ये अमेरिका की मुख्य भूमि पर आक्रमण करने में सक्षम है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर आ जाएगा दोस्तों उत्तर कोरिया, विकल्प ऑप्शन नंबर ए। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। और दोस्तों आज यदि कोई कुछ हो, लगे आपको कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं एक नए स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं आप लोगों के, ठीक है। जो हमारा स्टूडियो है दूसरा वाला, उस पर मतलब जिससे मैं रेगुलर क्लास लेता हूं वहां से नहीं है, ये जो क्लास ले रहा हूं ये दूसरे स्टूडियो से है। तो यदि कोई वीडियो में या ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। हमारी टेक्निकल टीम देख रही है, ठीक है, टीम जो है वो आपके लिए सजेशन देगी, आप कमेंट करते रहिए। आपके क्वेश्चन जो होंगे पढ़ाई से रिलेटेड, बस उनका आंसर मैं आपको दूसरे क्लास में दूंगा। लेकिन हाँ, यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट कर सकते हो, वो हमारी टेक्निकल टीम जो है देख लेगी, ठीक है, वो आपको सुधार दिया जाएगा। तो अभी हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या तेलंगाना? दीपम 2.0 योजना दोस्तों, ये जो योजना है, इस योजना के द्वारा निर्णय लिया गया है कि महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की बात करी गई है कि हम रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराएंगे, तो रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए, रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए यहां पर आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा, कौन सी गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों? आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया गया है। क्योंकि ऑप्शन में कोई आंध्र प्रदेश का नहीं दिया गया है तो ये ऑप्शन मत लिखिएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं माने जाएंगे। आपका जो सही आंसर यहाँ पर आएगा वो है आंध्र प्रदेश। तो आप जो नोट्स में लिख रहे हो यदि, तो इनमें से किसी ऑप्शन में आंध्र प्रदेश कर दीजिएगा। हमारे टाइपिस्ट साहब से हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो गया हो और उन्होंने आंध्र प्रदेश को मिस्टेक कर दिया हो, तो आप लोग आंध्र प्रदेश उसको सही करिएगा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दीपम 2.0 योजना को स्टार्ट किया गया है और इसके माध्यम से महिलाओं को रसोई गैस के लिए कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया। हाँ, एक और आ जाए कि आंध्र प्रदेश में किस जिले से, तो आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले से। कहां से? श्रीकाकुलम जिले से। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में एक मंडल पड़ता है, इच्छापुरम मंडल, इच्छापुरम मंडल, इच्छापुरम मंडल। तो इच्छापुरम मंडल में भी एक गांव है, एक स्थान है जिसका नाम है इंदुपुरम। क्या नाम है दोस्तों? इंदुपुरम। यहां से इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है, इसको यहां से स्टार्ट किया गया है। तो दीपम 2.0 योजना को किस सरकार ने स्टार्ट किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने स्टार्ट किया है, ठीक है। किससे संबंधित है? रसोई गैस कनेक्शन से संबंधित है, ठीक है। कहां से स्टार्ट किया गया? जिला पूछे तो श्रीकाकुलम, मंडल पूछे तो इच्छापुरम मंडल, और स्थान पूछे कि कौन से स्थान में, कौन से गांव से, तो इदुपुरम गांव से जो है इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए, ऑप्शन इसमें है ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में इनमें से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने की घोषणा करी है? नहीं करने की घोषणा करी है दोस्तों। हमारे देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला जो राज्य है, पहला राज्य, वो है गोवा। मतलब गोवा ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। ये हमारे देश का पहला राज्य है
ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन बन गया? देश का राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ठीक है। अब घोषणा करी गई है, क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है दोस्तों, चुनाव का जो है आप सभी शायद जानते भी होंगे कि झारखंड में चुनाव होने हैं। लगभग 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान भी कराया जाएगा। तो यहाँ के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में, झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरीके से और अमित शाह अपने तरीके से, यानी बीजेपी अपने तरीके से प्रचार कर रही है। तो बीजेपी ने अभी घोषणा करी है कि यदि हमारी सरकार बनती है, यदि हमारी सरकार बनती है तो हम झारखंड में भी समान नागरिक संहिता को लागू करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में जो सरकार है वहां पर, क्योंकि सरकार आप सभी जानते हैं कि विकृत हो जाती है, विधानसभा भंग हो जाती है, और सरकार तब तक बनी रहती है जब तक नई विधानसभा का या नई सरकार का गठन ना हो जाए। तो इसी प्रकार से अभी वहां की जो तत्कालीन सरकार है उसने घोषणा करी है कि हम यदि आगे सत्ता में बने रहते हैं तो यहां पर किसी भी प्रकार से समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जाएगी। तो ये घोषणा किसने करी है दोस्तों? झारखंड। अब आप बताएंगे कि झारखंड के इस समय अस्थायी मुख्यमंत्री कौन है? अस्थायी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब वो ज्यादा समय के लिए नहीं है, जैसे सरकार बदलेगी, जो भी सरकार आएगी वो बन जाएंगे। हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आ जाए और फिर ये बने रहे, या यदि बीजेपी की सरकार आए तो हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, जो भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी अपना सही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में इनमें से कौन मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस यू ललित, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसे जो है अभी हाल फिलहाल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया जाएगा? आप सभी जानते होंगे कि 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब का, यानी हमारे जो चंद्रचूड़ साहब जो है ये हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो इनका समय पूरा हो जाएगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा। तो इनके कार्यकाल के पश्चात जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे वो आएंगे दोस्तों संजीव खन्ना। दोस्तों ये कहां से निर्धारित होता है कि अगला न्यायाधीश कौन बनेगा? तो ऐसे मान लो, एक होते हैं दोस्तों हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश, मान लेते हैं कि ऐसे मान लीजिए, हाँ मुख्य न्यायाधीश, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 होते हैं सीनियर जजेस। सीनियर जजेस, इनकी रैंक होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इस प्रकार से ये 4 हमारे सीनियर जजेस होते हैं। अब यहां पर समझना, ये जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश यदि रिटायरमेंट लेते हैं तो जो सीनियर जज होते हैं ये मुख्य न्यायाधीश की पोस्ट पर आ जाते हैं। ये परंपरा है, याद रखना, ये संविधान में कहीं पर लिखा नहीं है कि ऐसा ही होगा, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा। ऐसी परंपरा का हम लोग पालन करते हैं कि जो सीनियर जजेस होंगे इन 4 में से वही चीफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ठीक, चीफ जस्टिस बन जाएंगे। लेकिन कई बार इस परंपरा को तोड़ा भी गया है, इन 3 को छोड़ करके इस चौथे को बनाया गया। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि वो किस वर्ष और कौन से न्यायाधीश को, ये कौन से नंबर के, चौथे नंबर पर जो न्यायाधीश थे वो कौन थे जिनको डायरेक्ट मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। आप लोग बताएंगे वो कौन सा वाद था, किस वाद के कारण, किस वाद के, यानी किस केस के पश्चात नियुक्ति हुई थी। ठीक है, बाकी यदि आपका कमेंट आया कि सर हमें जानकारी नहीं है, प्लीज आप ही बताइए, तो मैं कल के वीडियो में इसका आंसर दे दूंगा यदि आपने कमेंट किया तो। चलिए, तो यहां पर अभी हाल फिलहाल में कौन बनाए जाएंगे? अगले हमारे चीफ जस्टिस होंगे संजीव खन्ना। तो 5वें प्रश्न का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से किस स्थान पर पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली, तिब्बत, काठमांडू या थिम्पू? तो कहां पर किया जा रहा है दोस्तों? अभी हाल फिलहाल में पहले बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन इनमें से किस स्थान पर किया जा रहा है? ये पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन किया जा रहा है, और ये पहला जो बौद्ध शिखर सम्मेलन होगा
प्रथम बौद्ध शिखर सम्मेलन, प्रथम बौद्ध शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया जाएगा, ये दोस्तों आयोजन होगा 5 से 6 नवंबर को। कब होगा? 5 से 6 नवंबर को। ठीक है, 5 से 6 नवंबर को इसका आयोजन होगा और ये स्थान है दोस्तों नई दिल्ली। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में, पहला बौद्ध शिखर सम्मेलन। और कौन इसको आयोजित करा रहा है? तो भारत के संस्कृति मंत्रालय, भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और भारत का संस्कृति मंत्रालय यदि प्रश्न आ जाए कि किसके साथ मिलकर के कर रहा है, तो ये अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ, ठीक है, किसके साथ मिलकर के? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से भारत का संस्कृति मंत्रालय प्रथम बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जो 5 से 6 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। कहां से किया जाएगा? नई दिल्ली से। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसमें एक विषय भी इसका रखा गया है, थीम भी इसका रखा गया है। विषय क्या है दोस्तों? हाँ, तो विषय को जरूर याद करिएगा, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछ लेता है कि इस सम्मेलन की थीम क्या है, तो ये पूछ लेता है कई बार पेपर में। तो इसको लिखिएगा, इसमें दिया गया है विषय के रूप में कि एशिया को सुदृढ़ बनाने में, एशिया को सुदृढ़ बनाने में बौद्ध धम्म की भूमिका, ये इसका दोस्तों थीम है या इसका ये विषय है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संघ के साथ मिलकर के, और इसका विषय है एशिया को सुदृढ़ बनाने में बौद्ध धर्म की भूमिका। ठीक, तो इसका हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा? नई दिल्ली। यानी इनमें से किस स्थान पर पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 7वां, अभी हाल ही में इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा अमृत परंपरा नामक एक विशेष उत्सव श्रृंखला का आयोजन किया गया? विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हाँ, आप लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, इसका समय बताएंगे कि ये कब से कब तक चलेगा। ठीक है, आप तारीख बताएंगे, ये क्वेश्चन है। तो प्लीज आप लोगों को भी रिसर्च करना चाहिए करंट अफेयर्स के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, एग्जाम के बारे में। तो इसका टाइम जो है मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं। ठीक है, तो बताइए अभी हाल ही में इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा अमृत परंपरा नामक एक विशेष उत्सव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है? विदेश, संस्कृति, गृह या नन ऑफ दीज? आपको लगे कि भैया इनमें से नहीं हो रहा है तो आप बता सकते हैं। चलिए करिए दोस्तों आंसर। ठीक है, मैं आपके आंसर तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने आंसर एकदम सही किए होंगे, है ना, एकदम सही किए होंगे। और जिन दोस्तों ने नहीं किया है तो जान लीजिए कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ही पुनः अमृत परंपरा नामक एक विशेष उत्सव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यानी हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये किया जा रहा है। अब इसमें क्या किया गया है दोस्तों? आखिरकार ये अमृत जो एक सेकंड, हाँ, अमृत परंपरा जो स्टार्ट की जा रही है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश में कई ऐसी कलाएं हैं या कई ऐसे साहित्य हैं जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो उन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए ही इस अमृत परंपरा का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो प्रथम कार्यक्रम रखा गया है, मतलब इसके अमृत परंपरा के माध्यम से हमने जो पहला कार्यक्रम चुना है, प्रथम कार्यक्रम जो चुना है, उस प्रथम कार्यक्रम को रखा गया है कावेरी का गंगा से संगम। कावेरी का गंगा से संगम। अब कावेरी का गंगा से संगम का मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं है कि इन दोनों नदियों को मिलाना है, जैसे इलाहाबाद में जाकर के गंगा यमुना सरस्वती मिल जाती है, तो ये नहीं है। इसका पहले कार्यक्रम का मतलब है कि इन संस्कृतियों को मिलाना है। संस्कृतियों को मिलाने का मतलब कि गंगा नदी के क्षेत्र में जितने भी कलाएं हैं, जो साहित्य है, लिटरेचर है, आर्ट है,
ठीक है। और कावेरी नदी के आसपास, नदी इस तंत्र में आसपास जो लोग रहते हैं, इनकी जो मूल कलाएं हैं, मूल साहित्य है, तो इनको आपस में मिलाना और इनके लिए उचित एक मार्गदर्शन देना। जैसे आप लोग देखते हैं कि अभी दिवाली का समय चल रहा है, और यदि आप लोग कभी बुंदेलखंड गए हो दिवाली के मौसम में, दिवाली के समय में, तो दिवाली के समय में एक बुंदेलखंड की लोक कला है कि दीपावली के जस्ट दूसरे दिन वहां पर दिवाली लोक गायन के नाम से उत्सव मनाया जाता है। और शायद आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। जो लोग जानते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ऐसी ही लोक कलाएं विलुप्त होती चली जा रही है। उन विलुप्त हो रही लोक कलाओं को एक मंच पर लाने के लिए ही अमृत परंपरा नामक इस उत्सव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहला कार्यक्रम क्या है दोस्तों, कावेरी का गंगा से संगम, ठीक है। कौन सी मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। जो है, हाँ, समय को जरूर आप लोग बताइएगा कि ये कब से कब तक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निर्वाचन आयोग ने अभी हाल ही में इनमें से किसे झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है? इनमें से किसको जो है ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, बताइएगा सभी लोग। हेमंत सोरेन को चुना गया है, महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है, रोहित शर्मा को चुना गया है, या विराट कोहली को चुना गया है? बताइए इनमें से किसे जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है, बताएं। हेमंत सोरेन, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा। तो इनमें से दोस्तों अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में चुनाव होने वाला है झारखंड में, और झारखंड में बिलोंग करते हैं महेंद्र सिंह धोनी। कौन बिलोंग करते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। तो महेंद्र सिंह धोनी को अभी हाल फिलहाल में झारखंड विधानसभा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यानी झारखंड विधानसभा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। और ये किसने अनुमति दी है? तो भारत के निर्वाचन आयोग में। आप सभी जानते हैं कि जब कभी चुनाव हो और चुनाव के टाइम पर कुछ ऐसा किया जाए तो ये काम निर्वाचन आयोग के परामर्श के माध्यम से ही किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी दोस्तों रवि कुमार, इन्होंने इस बात के लिए अनुमति दे दी है, ठीक है। झारखंड विधानसभा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रवि कुमार ने इसके लिए परमिशन दे दी है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। हालांकि ये प्रश्न जो है अभी हाल फिलहाल की परीक्षा में आएगा, बाद की परीक्षा में आने के चांसेस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर किसे बुलाए जाने की संभावना है? अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कोई ऑफिशियल ऐसी जानकारी नहीं आई है, लेकिन एक संभावना जो बताई जा रही है और बनाई जा रही है कि इस वर्ष के जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाना है 26 जनवरी 2025 को, इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाए जाने की संभावना है। अब कमेंट बताइए इंडोनेशिया के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। चूंकि 2024 का जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे मैक्रो, ठीक है। मैक्रो इसके जो है 2024 में मुख्य अतिथि के तौर पर थे। और अब हाँ, वो 6 नंबर पर आए थे, फ्रांस के लगभग 6वें मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे देश में आए थे। और अब जो 2025 में आने वाले हैं, ये हैं दोस्तों इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। और ये जो होंगे, ये हमारे देश में 4th नंबर पर आने वाले, भारत में 4th नंबर पर आने वाले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति हैं। मतलब अब तक हमारे देश में इंडोनेशिया से चौथे राष्ट्रपति के तौर पर ये आ रहे हैं, 3 आ चुके हैं। इसके पहले 1950 में ही जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो 1950 में राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रपति सुकर्णो ये 1950 में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे। उसके बाद 2011 में सुशीमो को बुलाया गया था, राष्ट्रपति सुशीमो को, ठीक है। और 2018 में जोको विडोडो ये मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत में आए थे। और ये जो अब जो प्रबोवो सुबियांतो 4th नंबर पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति होंगे, जो भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर
76वें गणतंत्र दिवस में उपस्थित होंगे। तो ऑप्शन नंबर अपना सही है। हाँ, एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा बोत्सवाना के अभी हाल फिलहाल में कौन राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अभी आपको शायद 2 दिन पहले ही करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया है कि बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं जो 5वें नंबर पर बनाए गए हैं। तो बताइएगा सभी लोग बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा हृदय संबंधी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक व्यक्ति को एक दिन में कम से कम कितने ग्राम नमक खाने की सलाह दी गई है। मतलब एक यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ रखना चाहता है अपने आप को तो उसे एक दिन में कम से कम कितना नमक खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमक खाने से ऐसा मानते हैं कि हृदय की बीमारियां हो सकती है, किडनी की बीमारियां हो सकती हैं। और जब किसी व्यक्ति को किडनी की बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर उसको मना करते हैं कि आप कुछ भी हो जाए नमक कम खाइए, और यदि डायबिटीज हो जाए तो शक्कर कम खाने के लिए बोलते हैं, मीठा कम खाने के लिए। तो बड़ी समस्या है ना। तो यहां पर अभी WHO ने सलाह दिया है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ में ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, हृदय की बीमारी है या गुर्दे की बीमारी है, तो वो व्यक्ति नमक कम कर दे। और लगभग उन्होंने बताया कि यदि एक दिन में हम 5 ग्राम नमक खाते हैं, बात समझना दोस्तों, 5 ग्राम नमक खाते हैं तो ये हमारे लिए पर्याप्त है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 ग्राम नमक हमारे शरीर में सोडियम की जो जरूरत है उसको पूरा कर देता है। 5 ग्राम सोडियम की जरूरत को पर्याप्त उपलब्ध करा देता है। हाँ, WHO ने कहा है, यानी जो हमारे डॉक्टर्स हैं ज्यादातर वो बताते हैं कि 5 ग्राम के बजाय 4 ग्राम ही पर्याप्त है। 5 ग्राम की आवश्यकता नहीं है, 4 ग्राम ही हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन 5 ग्राम भी खा सकते हैं। अब आपको जानकारी हैरानी होगी कि भारत में एक व्यक्ति, जहां WHO कहता है कि स्वास्थ्य के लिए 5 ग्राम नमक खाना चाहिए, जबकि भारत में एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 11 ग्राम नमक खा जाता है, दोगुने से भी ज्यादा। और ये उन्होंने ये भी बताया कि भारत में नमक खाने के भी अलग अलग जो है साधन है। बताते हैं कि जब भोजन बनाते हैं तो उसमें अलग नमक डालेंगे, जब सैलड काटते हैं तो उसमें अलग नमक डालते हैं, और कई लोग चावल यदि अलग से बनाए तो उसमें अलग नमक डालेंगे। बोले नमक अलग अलग जगह पर यूज करके हम अपनी बॉडी में लगभग 11 ग्राम तक नमक खा जाते हैं पर डे, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। और कई रिपोर्ट ऐसी भी आई, जैसे एक रिपोर्ट आई है 2019 से 2021 तक लगभग 32 बिलियन जहां कमाई हुई है रेडी टू ईट में। जो रेडी टू ईट प्रोडक्ट है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट को 2019 में 32 बिलियन तक हम इतना जो है उन्होंने कमाया है। और 2021 में ये बदल करके, मतलब सॉरी 2025 में ये बढ़ करके लगभग 94 मिलियन तक पहुंच चुका है। ये 94 मिलियन डॉलर तक जो है यहाँ पर कमाई हो रही है। अब आप समझ जाइएगा कि लगभग कितना भयंकर तरीके से यहाँ पर वृद्धि हुई है रेडी टू ईट प्रोडक्ट में। और इसी प्रकार से जो नमकीन स्नैक्स है, इनमें लगभग 2011 से 2023 तक 17% की वृद्धि हुई है। जो नमकीन स्नैक्स है इसमें भी 17% की। तो भारत के ये डेटा है, भारत का आंकड़ा वर्ल्ड का नहीं है। तो भारत में एक व्यक्ति 11 ग्राम तक नमक खा जाता है, अलग अलग जगह से, भोजन में अलग करता है, फिर मार्केट आएगा तो मार्केट में अलग तरीके से नमक खाएगा, है ना। आप लोग जाते होंगे कभी टिकिया पीने, तो बोलते हैं भैया नमक अलग थोड़ी सी ज्यादा डाल देना, कहते होंगे, या कोई ना कोई ऐसा खा रहा होगा आप लोग के साथ में, सुनते आपको भी दिख जाएगा कोई ना कोई ऐसी डिमांड करते हुए। तो हमारे देश में नमक ज्यादा खा जाते हैं, हालांकि मेहनत इतना करते हैं कि निकाल भी देते हैं इससे ज्यादा नमक, तो दिक्कत वाली बात नहीं है भारतीयों को। लेकिन अब चूंकि उनके लिए दिक्कत है कि जो मेहनत कम करते हैं और खा लिया फिर पड़ा हुआ है शरीर में, उनको नुकसान करता है, ठीक है। हम तो शक्कर भी खा जाए तो निकाल देते हैं, है ना। बॉडी इतना ऊर्जा बढ़ाते रहते हैं, या अलग अलग व्यक्ति जैसे भारत में गाँव में देखेंगे तो व्यक्ति इतना काम करता है कि वो जितना खाता है ना वो भी कम पड़ जाता है उसकी बॉडी के लिए, ठीक है। तो भारत के लिए ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के अपने 10 क्वेश्चन, जिनको आज अपन ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, पूरा पढ़ लिया है। हाँ, आज हम लोग रिवीजन नहीं करने वाले हैं, आज रिवीजन नहीं होगी। जैसा मैंने बताया कि आज मैं जो है दूसरे स्टूडियो से आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। अभी जहाँ जिस स्टूडियो से मेरी क्लास रहती थी वहां से क्लास नहीं हो पाएगी, अभी और 2-3 दिन नहीं हो पाएगी।
तो अभी यहीं से क्लासेस चलती रहेंगी। अब विदा लेते हैं आप सभी से, मिलेंगे आपकी नई क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।